कि एक पार्लियामेंट्री क्लेंजिंग जिसको कहते हैं वो हुई है धनखड़ के जाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से धनखड़ को बुलाकर, धनखड़ को मजबूर करके और उनसे हेल्थ ग्राउंड्स पर लिखवा कर और फिर उनसे इस्तीफा मांगा गया, वो गलत था। उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया, वो गलत था। उन चीजों पर अपोज करना चाहिए। और ये अपने आप में जो कहते हैं कि मोदी सरकार की जो एरोगेंस की, जो घमंड की चरम सीमा है, ये वो हुआ है। आज तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुना हुआ उपराष्ट्रपति हो, उसको आप बुलाकर ये कहें कि भाई वो हेल्थ ग्राउंड्स पर अपना इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का एक बहुत ही खतरनाक खेल है, जहां पर एक चुना हुआ उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है, उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जाता है और फिर उसको लात मारकर फेंक दिया जाता है। और क्या क्या धनखड़ ने बीजेपी के लिए नहीं किया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है? धनखड़ के इस तरीके से अपमानजनक तरीके से निकाले जाने के बाद मोहन भागवत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है और उसको मैं आपके लिए पढ़ूंगी और फिर पढ़कर आप उसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे कि मोहन भागवत ने क्या मोदी जी को खरी खोटी सुना दी। पहला सवाल, क्या मोहन भागवत ने मोदी जी के कान काटे? क्या मोहन भागवत मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि अब खबरदार तुम्हारी जरूरत हुई कि तुम ऐसा काम करो? अब मोहन भागवत ने क्या कहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि समस्याओं की चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उपायों की चर्चा करनी चाहिए। हालांकि चर्चाएं समस्या की ही चलती है। उन्होंने कहा व्यक्तिगत रूप से समस्याओं पर चर्चा करना पसंद नहीं है, समाधान पर घंटों बात कर सकते हैं। दुनिया की समस्याओं की सूची 2000 साल पुरानी है। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा वो अत्यंत आवश्यक है सुनने के लिए। उन्होंने ये कहा कि पहली समस्या है दुख। आजकल भय बहुत बढ़ गया है। मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर रही हूं, आजकल भय बहुत बढ़ गया है। फिर वो कहते हैं मेरा अपना अनुभव है, आजकल हम अपने घरों में सुरक्षित हैं या नहीं ये पता नहीं। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ रही हूं। उन्होंने कहा कि आजकल मेरा अनुभव है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं या नहीं ये पता नहीं। फिर उसके बाद वो कहते हैं प्रकृति का नियम है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। दुनिया की समस्याओं का समाधान करने और दिशा देने में भारत सक्षम है। भारत का मतलब सिर्फ भूमि नहीं बल्कि भारत का विचार है, भारत के नागरिक है। इसी भाषण में उन्होंने बाबा रामदेव पर भी चुटकी ली है कि भाई आप, किसी ने कह दिया लौकी खा लीजिए, किसी ने कह दिया करेला खा लीजिए, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए। कुछ वैसी बातें भी वो बोलते हुए नजर आए। लेकिन क्योंकि आज हम जगदीप धनखड़ के संदर्भ में मोहन भागवत के इस कमेंट को देख रहे हैं और उनका ये कहना कि आजकल घर में आजकल भय बहुत है, हमें ये नहीं पता कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं या नहीं है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मोहन भागवत के इस बयान का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। मोहन भागवत डरे हैं या मोदी जी का कान ऐंठ रहे हैं, पहले तो ये बताइए जी। जी, मोहन भागवत खुद डरे नहीं हैं, ना वो मोदी जी को डरा रहे हैं, वो जनता को एक संदेश दे रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कोई नृप होई हमें का हानि। मतलब जनता को राजा कौन है इससे लेना देना नहीं है, होती है शांति और भय मुक्त वातावरण। क्योंकि जनता जानती है कि अगर हम भयभीत रहेंगे तो ज्यादातर लोग ज्यादा समय भयभीत होता है तो आदमी क्या करता है, कोई भी आदमी डरता है। जिस समय कोरोना हुआ था, वायरस से सब लोग डर गए थे, तो क्या किया था, अपने अपने घर में आके बैठ गए थे। तो भय के वातावरण में लोग अपने घर में बैठ जाते हैं और आप जैसे ही अपने घर में बैठ जाते हैं, आपके सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, आपकी आर्थिक प्रगति रुक जाती है, आपकी सामाजिकता खत्म हो जाती है। जिस समय कोरोना हुआ था तो लॉकडाउन हो गया था, तो सब लोग अपने घर में थे, ना तो कोई शादी विवाह हो रहा था, ना तो कोई होटल जा रहा था, ना तो अपने कोई काम पर जा रहा था। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी, पूरी की पूरी आपका जो विकास है वो ठप हो जाता है। तो जनता जानती है कि सबसे पहला काम होता है भय मुक्त वातावरण। और भय मुक्त वातावरण कौन दे सकता है? एक ही इकाई होती है, सरकार, जो कि नागरिक को भयमुक्त वातावरण दे सकती है। क्योंकि उसके
उस पर अपराध करने के लिए जो भी अपराधी होता है उसके पास तो पैसा भी होता है, संसाधन भी होता है, शातिर दिमाग भी होता है, हथियार भी होता है। लेकिन नागरिक को तो हथियार रखने की छूट नहीं होती। तो लेकिन हथियार रखने की छूट पुलिस के पास होती है, पुलिस सरकार के पास होती है। तो नागरिक जानता है कि किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होता है हर नागरिक को सुरक्षा देना। वो जब नागरिक सुरक्षित हो जाता है फिर नागरिक अपना अपना काम करने लग जाता है। और इस मामले में हमें पता है कि पिछले 25-30 साल में भारत में भाजपा ने अपने आप को इस तरह से पिच किया, अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि हम सबसे अच्छे दल हैं आपको सुरक्षा देने में। वो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि देखो हम यूपी में जो भी गलत आदमी है उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, गलत आदमियों को टाइट कर देंगे, हम गुंडों को पकड़ लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। इसका मतलब बीजेपी का जो एक औसत वोटर है इस देश में, वो चाहे वहां पर बीजेपी जीत रही हो या नहीं जीत रही हो, बीजेपी का जो समर्थक है वो भाजपा को वोट देने का उसका मुख्य कारण है कि भाजपा में उसको सुरक्षा, भाजपा उसको सुरक्षा का आश्वासन देती है। और मोहन भागवत जी ने सबसे बड़ा पलीता आज लगाया है उन्हीं लोगों के अंदर कि जिस भाजपा को तुम लोग सुरक्षा का, जो भाजपा तुमको सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, वो तुमको सुरक्षा कहां दे रही है? वो तो धनखड़ जी जो उनके अपने थे, जो चुनाव जीत के आए थे, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, उनको भी तो असुरक्षित कर दिया। धनखड़ जी घर में बैठे थे और उनको अचानक इस्तीफा उनसे ले लिया। इससे ज्यादा भयभीत किसको किया जा सकता है? तो हुआ यह है कि 2 दिन पहले मोदी सरकार ने जब अपने ही, धनखड़ जी उनके अपने आदमी थे और चुनाव से जीत के आए थे, उस धनखड़ जी को जब खदेड़ दिया तो मोदी सरकार ने पूरे देश को एक संदेश दिया कि पावर उसके पास इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकती है, वो किसी को भी सजा दे सकती है। तो सजा एक ऐसी चीज होती है जो कि भय का वातावरण पैदा करती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे में आरएसएस का मोदी सरकार के सामने झुकने के बदले आंख तरेरना बहुत कुछ बोल रहा है कि संघ परिवार में बखेड़ा बहुत बड़ा है। आरएसएस अब मोदी सरकार को बोल रहा है कि आप डरा धमका के, ये भय का वातावरण करके आप इस देश को नहीं चला सकते। आपको ये देश चलाना है तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आप जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, सत्ता के माध्यम से क्या कहते हैं, पावर को पनिशमेंट के रूप में, सत्ता को हथियार के रूप में, सत्ता को सजा देने के माध्यम के रूप में आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, और ये इस्तेमाल केवल आप अपने विरोधी अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन को जेल में डाल के नहीं कर रहे हो, आप अपनों के ऊपर भी अब कर रहे हो। अब ये अत्याचार जो है ये विरोधियों तक सीमित नहीं रहा। अब वो कोई हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो विरोधी थे, अब वो कोई अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाल रहे हैं जो विरोधी थे, आपके अपने धनखड़ जी थे, आपने खुद उनको चुना था, उनको आपने खुद बंगाल का गवर्नर बनाया था, आपने उनको खुद उपराष्ट्रपति बनाया, उसके बाद भी उपराष्ट्रपति भले आपने उनको प्रत्याशी बनाया हो, जीता तो वो लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत के आए थे, और वो इतने साल से भाजपा जो कह रही थी वो कर रहे थे। एक बार उन्होंने शायद कोई गलती की होगी, क्या गलती की या भाजपा को क्या गलत लगा ये पता नहीं, उनको जो सजा दे रहे हो इसका मतलब है कि कल तुम सत्ता के लिए अपने लोगों को भी तुमने सजा देना शुरू किया है। ये मैं मंजूर नहीं करूंगा। ये मोहन भागवत का सबसे बड़ा मैसेज है। इसका मतलब ये है कि उनके स्टेटमेंट में मोहन भागवत का दर्द, मोहन भागवत की पीड़ा नजर आ रही है, और उस पीड़ा को उन्होंने मोदी जी को डायरेक्टली कहा है कि भाई अगर आप अपने ही चुने हुए लोगों के साथ इस तरह से कर सकते हैं तो फिर ये गलत संदेश जा रहा है। क्या मोहन भागवत का दर्द इसमें झलक रहा है, या फिर मोहन भागवत पूरी अपनी अथॉरिटी के साथ मोदी जी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, इसमें मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी की पीड़ा से ज्यादा मोहन भागवत जी और जो पूरा संघ परिवार है जिसमें विचारक लोग हैं, एक चीज हम ध्यान में रखें, वहां पर दो धाराएं हैं। संघ परिवार की एक धारा है जिसमें मोहन भागवत जी होंगे या विचारक लोग होंगे, प्रचारक लोग होंगे। दूसरा संघ परिवार का एक राजनीतिक धारा है जो कि भाजपा है, जो चुनाव लड़ती है। मैं यहाँ पर आरएसएस की बात कर रहा हूँ जो कि विचारक लोग हैं। इनका मानना यह है कि 2024 का जो चुनाव था, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो एक वाटरशेड इलेक्शन था उनके लिए, और उसने उनके लिए एक बहुत बड़ा मोह भंग कर दिया। इसको समझाने में मुझे 2-3 मिनट लगेगा, मुझे धैर्य से इसको सुन लीजिएगा। हमें पता है कि आरएसएस 100 साल पुरानी संस्था है, 1925 में बनी थी। 1925 में भारत का औसत नागरिक जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस समय आरएसएस और उसकी विचारधारा ने कहा कि स्वतंत्रता के साथ साथ
संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वतंत्रता की लड़ाई कम लड़ रहे थे, वो संस्कृति बचाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे थे। इसका मतलब वैचारिक रूप से आरएसएस का मानना है कि संस्कृति को बचाना चाहिए। 65 साल तक उन्होंने ये मेहनत की। उसके बाद जाके 1990 में उनको एक प्रतीक मिला, जो कि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, और एक पौराणिक प्रतीक को लेके फिर उन्होंने 25 साल तक मेहनत की। तब भी जब उनको सत्ता नहीं मिली तो उनको लगा कि सत्ता मिलना अगर है, मुझे इस देश की अगर संस्कृति बदलनी है तो मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए पहले उन्होंने वैचारिक प्रयास किए 65 साल तक, सफल नहीं हुए। उसके बाद 10-15 साल तक मंदिर के नाम से एक प्रतीक लेके पौराणिक प्रतीक पर मेहनत की, तब भी उनको पूरी सत्ता नहीं मिली। तब जाके उन्होंने किसी एक व्यक्ति को प्रमुख बना के, एक व्यक्ति को प्रतीक बना के, मोदी जी को प्रतीक बना के वो सत्ता में आ गए। ठीक है, 10 साल सत्ता में रह गए, और इस 10 साल की सत्ता में उनका जो सांस्कृतिक प्रतीक था राम मंदिर, वो सच भी हो गया। तब उनको लगा कि अब हम इतना लोकप्रिय हो गए हैं कि इस बार हम 400 पार का नारा दे सकते हैं। तो पिछले साल जब 400 पार, इस बार 400 पार का नारा था, वो केवल बीजेपी का नारा नहीं था, उसमें आरएसएस की भी सहमति थी, और भारत का पूरा मीडिया उसको समर्थन कर रहा था। उनको आरएसएस को लगा कि 100 साल में हमने जो संस्कृति को बचाने के लिए सत्ता के माध्यम से सत्ता प्राप्त की, और संस्कृति का प्रतीक राम मंदिर बनाया, जनता ने नहीं बनाया, सत्ता ने बनाया, तो अब हम जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। दुर्भाग्य ये कि 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने बता दिया कि 150 करोड़ लोगों में 125 करोड़ लोग भाजपा का समर्थन नहीं करते। मतलब सोचिए, कमरे में 150 लोग हैं, 125 लोग आपके खिलाफ हैं, सिर्फ 25 लोग आपके साथ हैं। आप चुनाव ये जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, आपको पता है कि आप अलोकप्रिय हो गए। नहीं, ये तो आज पूरे की जो ये जिस तरीके से बेइज्जती की गई है जगदीप धनखड़ की, सही कहा अचल साहब ने कि ये तो बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया है उनको। और इतनी बेइज्जती के बाद कोई कुछ ना बोले मोदी जी को, ये कैसे हो सकता है? तो ये क्या काम अब आज शुरुआत कर दी मोहन भागवत ने अपने स्टेटमेंट में कि भाई छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, और हम अपने घर में कितने सुरक्षित है ये मुझे ही नहीं पता है। ये इस बात का प्रतीक है ये सेंटेंस कि क्या मोदी जी के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं, और अब ये आए दिन मोदी जी को इस तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि एक ये भी नौबत आ जाए, क्योंकि बिल्कुल सिर से ऊपर पानी सिर के ऊपर से चला गया है, तो मोदी जी को बुलाकर कुछ बोल भी सकते हैं भागवत शायद। जी सिद्धार्थ। जी, भागवत जी जो कह रहे हैं, वो भागवत जी की स्थिति थोड़ी थोड़ी शाहजहां जैसी है। औरंगजेब से डर गए हैं कि कब उठा के जेल में डाल देगा, क्योंकि ये जो छोटी मछली और बड़ी मछली की बात कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति में मत्स्य न्याय कहा जाता है, बहुत पुरानी उपनिषदों की चर्चा है। और ये भी कहा जाता है कि ये जंगल का न्याय है। मनुष्य को उस न्याय से नहीं चलना चाहिए, इसीलिए उसको मत्स्य न्याय बोला गया, मानव न्याय नहीं बोला गया है। मछलियों में, जंगल में, प्राणियों में इस तरह का होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन मनुष्य को उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ा सा इवॉल्व और बेहतर बर्ताव करना चाहिए। मत्स्य न्याय है, वो मानव न्याय नहीं है। ऐसे समय में भागवत जी अगर ये कह रहे हैं, भागवत जी को अब रियलाइज हो गया है कि अगर ये अपने ही चुने हुए भारत के संवैधानिक नंबर 2 व्यक्ति, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको 4 घंटे के अंदर मॉर्निंग वॉक पे भेज सकते हैं, तो इस देश के बाकी लोगों को क्या कर सकते हैं? वो आरएसएस के साथ भी क्या कर सकते हैं? वो भागवत जी के साथ भी क्या कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि आरएसएस को अनुभव हो गया है कि उसे माया मिली न राम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो सच नहीं हुआ। जिस समय राम मंदिर बन गया और 400 पार आना था, उस समय तो आ गए 240 पर। मतलब आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो थ्योरी है, वो तो इस देश की जनता ने फेल कर दिया, आप लोकप्रिय नहीं हुए। उल्टा उसे प्राप्त करने के लिए जिस ड्राइवर को रखा था, वही गाड़ी लेके भाग गया। आपका ड्राइवर आपने रखा था कहीं जाने के लिए, ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया। न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही सच हुआ, उल्टा ये हो गया कि सत्ता केंद्रीकृत हो गई। मतलब आपको, मेरे ख्याल से आरएसएस को समझ में आ गया कि उसने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है, जो कि अब सबसे पहले उसी को खाएगा। उसने अब सैंपल भी दिखा दिया है कि मैं दूसरों को कैसे खाता हूं। भस्मासुर ने उपराष्ट्रपति को खा के दिखा दिया है कि हम बड़े बड़े लोगों को भी खा जाते हैं और पचा भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मोहन भागवत अब 2 चीजों को, डर तो उनका कम है, डर से ज्यादा उनको ये अनुभूति है, उनको ये रियलाइजेशन है
उनको ये पता लग गया है कि उनकी जो 100 साल की थ्योरी थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, वो थ्योरी इतनी गलत थी कि उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो मिला नहीं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपने जो सत्ता का रास्ता अपनाया, उसमें से एक नया भस्मासुर पैदा हो गया। क्योंकि देखिएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मिडल ईस्ट जैसा खाड़ी के देश जो हैं, वो सभी एक धर्म है, एक भाषा है, लेकिन एक देश नहीं बन सके। यूरोप में देखिए, ज्यादातर सभी एक ही धर्म के देश हैं, लेकिन एक देश नहीं बन सके। तो एक देश, एक जात, एक धर्म से एक देश बनता हो, ऐसा कहीं पर दुनिया में नियम नहीं है। तो भाजपा ने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की थी, बार बार भाजपा कहती है ये देश एक है, एक धर्म है, एक भाषा होनी चाहिए, एक राष्ट्र, एक नेता, बहुत चीज, हर चीज में एक करके जो लगाती है, उसको लगा था कि उसका जो उसने प्रतीक बनाया था राम मंदिर, वो जैसे ही हमने बना दिया तो हम देश में बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। और जैसे ही वो लोकप्रियता गई, तो मेरे ख्याल से आरएसएस आज की तारीख में अपने फंडामेंटल, अपने मूल विचारों को भी फिर से वो रिविजिट कर रहा है कि क्या इस देश को चलाने की जो उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है, कहीं वही तो गलत नहीं है। इसीलिए इससे पहले भी आप कभी कभी मोहन भागवत जी की बात देखिए, पहले हमें पता है आरएसएस जितना क्या कहते हैं रिजर्वेशन के, आरक्षण के खिलाफ था, आज उतना आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कई बार वो ये भी बोलता है कि इस देश में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको भी इस देश में रहने का हक है और वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो इसका मतलब है कि आरएसएस अब सोच रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी तो उसकी फेल हो गई, लेकिन उसके चक्कर में उसने जो एक गाड़ी बनाई थी, वो ड्राइवर बनाया था, वो जो ड्राइवर ही वो गाड़ी लेके भाग गया, तो अब हम क्या करेंगे। इसीलिए वो जनता को बता रहा है। मतलब पुलिस कहती है ना, कोई गाड़ी चोरी हो गई तो सब जगह आप पोस्टर लगा देते हैं कि इस नंबर की गाड़ी चोरी हो गई है, किसी को दिखे तो बोलो। तो उसने क्या कर दिया है, अब जनता के बीच में चली गई है कि देखो भैया, ये गाड़ी चोरी हो गई है, तुम जिस चीज के लिए वोट करते थे रक्षा के लिए, वो तो आपको मिल नहीं रहा है। तुम जो सरकार के वोट करते थे कि तुमको तुम्हारी आर्थिक प्रगति होगी, वो भी तुमको मिल नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं विषमता आ गई है। तो लोग सरकार को वोट करता ही है, किसी भी सरकार को वोट करता ही है रक्षा सुरक्षा के लिए। वो वोट इसीलिए करता है कि उसकी खुशहाली, आर्थिक खुशहाली हो। तो वो बार बार बता रहे हैं कि वो जो ड्राइवर है ना, वो गलत ड्राइवर है, वो उसकी गाड़ी नहीं है, वो लेके भाग गया है ड्राइवर। वो ना तुमको रक्षा दे रहा है, ना तुमको तुम्हारी आर्थिक प्रगति हो रही है, इसीलिए तुम अपना समर्थन गलत आदमी को दे रहे हो। ये गाड़ी कहीं सड़क पे दिख जाए तुमको तो वापस मुझे दे दो, वो गाड़ी मेरी है। मेरे ख्याल से ये कोशिश चल रही है, लेकिन ये बहुत आने वाले समय में दिलचस्प होगा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आने वाले समय में आरएसएस और मोहन भागवत भारत में सत्ता बहुत ज्यादा केंद्रीकृत है और भारत के संविधान के अनुसार और ज्यादा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और 7वीं अनुसूची में ग्राम सभा को भी अपने कुछ काम मिलने चाहिए, ऐसा कह दे तो मुझे अब आश्चर्य नहीं होगा। सिद्धार्थ